स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पुनर्विलोकन की श्रृंखला में। इस श्रृंखला में आज हम कक्षा 7 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी के अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण का पुनर्विलोकन करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण के फलस्वरूप जो नए तथ्य उपजे और जिनका हमारा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक परिप्रेक्ष्य है, उसके बारे में भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। दोस्तों, जब कभी भी हमें किसी का वर्णन करना होता है तो आमतौर पर हम उसे उसकी बोलचाल की भाषा से परिभाषित करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर से इसका अर्थ यह होता है कि या तो तमिल भाषा बोलता है या फिर उड़िया भाषा बोलता है या फिर तमिलनाडु या उड़ीसा के किसी क्षेत्र में निवास करता है। इसी प्रकार से भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। मसलन मैं अगर आपको एक उदाहरण बताऊं, मछली और चावल, तो जैसे ही इस शब्द का जिक्र आता है तो हमारे मस्तिष्क में पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय इलाकों का और पूर्वोत्तर के राज्यों का एक चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरता है, या फिर हमारे मस्तिष्क में दक्षिण भारत में समुद्र तटीय राज्यों का एक चित्र उभर करके आता है जैसे ही हम मछली और चावल का जिक्र करते हैं। तो इस प्रकार से भोजन हो, वस्त्र हो, पहनावा हो, बोली हो, भाषा हो या नृत्य की शैलियाँ हों, जैसे हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं, कथकली की बात करते हैं, भांगड़ा की बात करते हैं, गिद्धा की बात करते हैं, डांडिया की बात करते हैं, तो किसी न किसी एक राज्य का चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरता है, क्योंकि वह उसकी क्षेत्रीय पहचान है, उसकी क्षेत्रीय अस्मिता है। इस प्रकार से उसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे कुछ 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के आसपास में, तो जो चेर और मलयालम भाषा का विकास हुआ। मलयालम भाषा मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से केरल राज्य में बोली जाती है, और यहाँ के जो शासक थे न सिर्फ उन्होंने मलयालम भाषा का उपयोग किया बल्कि उस लिपि का उपयोग अपने अभिलेखों में भी किया। और इस उपमहाद्वीप में सरकारी अभिलेखों में किसी अभिलेख में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग अगर हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो सबसे पहले मलयालम भाषा में मिलता है, जहाँ पर किसी शासक ने क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया हो। और चेरों की राजधानी क्या थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वीडियो के कमेंट में। संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल में जो मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी गई, और संस्कृत के जो महाकाव्यों पर आधारित है, दो महाकाव्यों पर बात करें जिनमें लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का एक विषयक है, और जो मणिप्रवालम शैली में जिसे दिखाया गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा या मूंगा, और यहाँ पर जो दो भाषाएं हैं, जो संस्कृत है और जो क्षेत्रीय भाषा है, इसके प्रयोग के ओर वो एक संकेत करता है। अब शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे। भगवान बालभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी की लघु मूर्तियां यहाँ पर एक चित्र में ये दिखाया गया है। तालपत्र की पांडुलिपि है, उड़ीसा के क्षेत्र से पाई गई है। तो जो भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई गई, इससे एक तात्पर्य यह निकलता है कि ये एक स्थानीय देवता थे जिन्हें बाद में आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया। और जो गंग वंश का एक अत्यंत प्रतापी राजा था, राजा अनंत वर्मन, उसने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। फिर 1230 में जो अनंग भीम तृतीय था, उसने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित किया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित करके राज सिंहासन पर बैठा रहा और राज्य करता रहा। तो चूंकि जैसे जैसे मंदिरों को तीर्थ स्थल यानी कि एक धार्मिक यात्रा का केंद्र का महत्व मिलता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इनकी सत्ता की पैठ बढ़ती गई। और जिन्होंने भी उड़ीसा राज्य को जीता, चाहे वो मुगल रहे हों, मराठे रहे हों या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, सबने इन मंदिरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि सब यह महसूस करते थे कि मंदिरों पर नियंत्रण स्थापित करके वो स्थानीय जनता पर स्वयं को स्वीकार करवा सकते हैं। क्योंकि मंदिरों की स्वीकारता आम जनता पर थी, ऐसे में यदि मंदिरों पर अधिकार मिल जाए तो आम जनता उसे स्वीकार कर लेगी, ऐसी भावना रहती थी। राजपूतों के साथ शूरवीरता की परंपराओं का जो जुड़ाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आधुनिक राजस्थान का वह क्षेत्र जिसे उस समय में राजपुताना कहा जाता था, इससे हम समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रदेश हुआ करता था जो केरल और वहाँ से जो वहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रमुख रूप से राजपूत थे वह ही रहा करते थे राजपुताना में। उत्तर और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को राजपूत कहा जाता है, और यह सच भी है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि यह अक्सर माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक
विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है और ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखेंगे तो वहाँ की स्त्रियों में भी इस प्रकार की वीरता और चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सती प्रथा एक ऐसी ही प्रथा थी जिसमें स्त्रियां पति के साथ चिता पर जिंदा जल जाया करती थी। तो इस प्रकार उनके शूरवीरता का और आदर्शों का पालन का जिक्र हमें मिलता है। कथक नृत्य की कहानी की बात करते हैं जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे था। कथक शब्द कथा से निकला हुआ है जिसका प्रयोग संस्कृत भाषा में कहानी के लिए किया जाता है, कहानी के पर्याय के रूप में किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी और ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत के कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य जिसे रासलीला कहा जाता है, रासलीला के लोक नृत्य के साथ कथक के कलाकार मूल हाव भाव से भी जुड़े हुए हुआ करते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातियों के समय में, बाद में अगर हम देखें राजस्थान जयपुर के दरबारों में, लखनऊ के अंतिम जो नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में भी इस कला का महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ और कला रूप उभर करके आया। 1850 टू 1875 के दौरान में यह नृत्य शैली के रूप में आज अगर हम उभरा, बल्कि आज भी यह पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर संस्थापित हो गया है। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट द्रुत पद संचलन और उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से कथक एक क्षेत्रीय सीमाओं से परे निकल करके एक नृत्य के रूप में हमारे सामने आया। कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है, कथकली जो केरल में है, उड़ीसी जो उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी जो मणिपुर का है। इसी प्रकार से हम अन्य नृत्य रूपों के बारे में भी जान सकते हैं जो स्थानीय राज्यों में स्थानीय संस्कृति के रूप में प्रचलित हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्रों की अगर हम परंपरा की एक बात करें तो चूंकि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ या फिर उसके साथ जो अनेक चित्रकार जो मुगल दरबारों को छोड़ करके चले गए, उनके परिणाम स्वरूप मुगलों की जो कलात्मक रुचियां थी वो दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को उन्होंने इफेक्ट किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। जो अगर हम देखें मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ केंद्रों में, किशनगढ़ी शैली तो बहुत प्रसिद्ध है, केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्य विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। और ऐसा ही अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, जहाँ पर इस लघु चित्रकला का एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हुआ जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ एक सबसे लोकप्रिय जो पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। जब 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं के बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, तो वहाँ पर एक नई चित्रकला शैली का विकास हुआ जिसे कांगड़ा शैली कहा गया। तो 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की जिससे लघु चित्र में एक नई जान डाल दी गई। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग हुआ और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुषों में भी दीवारों, कपड़ों, फर्श, बर्तनों आदि पर अपनी कलाकृतियों को चित्रित किया जाना एक सामान्य सी बात हुआ करती थी। कला के इन नमूनों में बहुत कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे गए जिससे वो सदियों तक सुरक्षित रहे। अब एक नज़दीक से नज़र डालते हैं बंगाल के ऊपर में एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। चूँकि बंगाल में एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ, परंतु यदि हम गौर से देखें तो जो बंगाली भाषा है, बाद में हमें यह चीज़ जान करके पता चली कि जो इसका विकास हुआ वो आधुनिक संस्कृत से निकली हुई भाषा से हुआ। परंतु संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता भी चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषाओं को उपज कैसी हुई उनकी, इस विषय में एक अनुमान यह लगाया गया कि चूंकि मध्य भारत से जो व्यापार था मध्य भारत से, वह चलता रहता था बंगाल के साथ में। और 4वीं शताब्दी के दौरान जो गुप्तवंशी शासक थे उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और वहाँ पर ब्राह्मणों को बसाया। इस प्रकार गंगा और मध्य घाटी की जो भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव था वो अधिक प्रबल हुआ। और 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री हुनसांग था उसने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत भाषा से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा
है। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीता तो उसे एक सूबा माने जाने लगा, और प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाल में एक क्षेत्रीय भाषा का रूप भी विकसित होता रहा। ऐसे में बाद तक यह स्थिति फिर बनी रही, जब तक फिर सिराजुद्दौला को हरा करके प्लासी के युद्ध में परिस्थितियां बदल नहीं दी गईं। उसके बाद में फिर इलाहाबाद की संधि और जो बक्सर के युद्ध थे उन्होंने निर्णायक रूप से अंग्रेजों को स्थापित किया। तब तक एक सूबे के रूप में उसकी पहचान रही। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, जिनमें मंगल काव्य है और जिसका शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य से रिलेटेड है। गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, जिनके बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल था, जिसमें मैनावती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत इत्यादि चीज़ें शामिल हुआ करती थी। अब पीर और मंदिरों के बारे में यदि हम बात करें तो चूंकि जब बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हुआ तो पूर्वी डेल्टा के केंद्रीय भाग ढाका को अपनी राजधानी बनाया। अधिकारी और कर्मचारी लोग जो भी भूमि प्राप्त करते थे उनका धार्मिक रूपांतरण करके वो धार्मिक केंद्र बनाने के लिए वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया करते थे। तो प्रारंभ में जो यहाँ पर आकर के बसने वाले लोग थे, इन अस्थिर परिस्थितियों में व्यवस्था तथा कुछ आश्वासन चाहते थे। तो चूंकि सुख सुविधाएं और आश्वासन इन समुदाय के नेताओं द्वारा प्राप्त की जाती थी, ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा किया करते थे। तो कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास में अलौकिक शक्तियां भी हैं। तो स्नेह और आदर से इन्हीं लोगों को पीर कहा जाता था। अब बात करें यहाँ पर तो जीववाद क्या है, तो यह मानना कि पेड़ पौधों और जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, जीववाद कहलाता है। इसके अतिरिक्त मंदिरों के निर्माण में और क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण में यहाँ पर देखिए दो चाला और चौसाला के बारे में हमें देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या समानता है, दोनों चित्रों, चित्र ए और चित्र बी में, और क्या भिन्नताएं हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यही क्षेत्रीय संस्कृतियों का परिवर्तन था। एक चित्र जहाँ पर गोपियों के साथ भगवान कृष्ण को श्यामपुरी मंदिर पक्की हुई एक पटिया मिली है, जहाँ पर उन्हें रासलीला नृत्य करते हुए दिखाया गया है, एक भव्य प्रकार का चित्र है। और दो चाला और चौचाला जो है, जो 4 छतों वाली और 2 छतों वाली हैं, जिनके बारे में हमने एक 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुम्बद के बारे में पढ़ा हुआ है। वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, इसकी PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स के भी लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ से जा करके आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ करके आप क्वेश्चंस को अभ्यास कर सकते हैं। जिस चैप्टर को हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चंस को हम शाम को डेली सॉल्व करते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। यदि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं तो जा करके वहाँ पर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने अभी पीछे पूछा हुआ है उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मछली एक भोजन के रूप में हम देखें तो ब्राह्मणों को समिश्र भोजन अर्थात मांसाहार की अनुमति नहीं थी, परंतु चूंकि स्थानीय आहार में मछली की इतनी लोकप्रियता थी, इसलिए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों को इस निषेध में छूट दी। और ब्राह्मण धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की छूट दी गई है। तो यह था कक्षा 7 की इतिहास विषय की NCERT का चैप्टर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर परिचर्चा की है और इसका रिव्यू किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख करके तैयार कर लीजिए। थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।